शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है। उपचुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल में मतगणना जारी है। 10 सीटों पर विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। 3 सीट पर विधायकों का निधन हुआ था। अमरवाड़ा में कांग्रेस से धीरेन्द्र शाह आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी आगे है। बागदा, रानाघाट से टीएमसी को बढ़त मिल रही है। मानिकतल्ला और रायगंज से भी टीएमसी आगे चल रही है। बिहार के रुपौली से जेडीयू उम्मीदवार आगे हैं। रुपौली से आरजेडी की बीमा भारती पीछे चल रही हैं। पंजाब की जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है। आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत को बढ़त मिल रही है। तमिलनाडु में डीएमके उम्मीदवार को बढ़त मिल रही है। हिमाचल की तीनों सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। वहीं देहरा, हमीरपुर, नालागंज से कांग्रेस आगे है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट से कांग्रेस आगे है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ अमरवाड़ा से हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अब जिस तरह से आज काउंटिंग चल रही है, सभी को उम्मीदें थी और इसके साथ ही इस आज का जो चुनाव है, कि जो आज की काउंटिंग है उसमें जो दिग्गज है उनकी जो किस्मत का फैसला है वो होगा, क्योंकि और इसके साथ ही कई ऐसे दिग्गज, चाहे हम कमलनाथ की अगर हम बात कर ली, वहीं बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान की बात यहां से नहीं होगी। हालांकि अगर बीजेपी हार भी जाती है, लेकिन कमलनाथ के लिए उनकी पूरी साख दांव पर लगी हुई है। तस्वीरें इस वक्त क्या कुछ बयां कर रही हैं, जबकि अभी शुरुआती जो जानकारी है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9वें राउंड की जो मतगणना अभी गणना हुई है उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह 3800 मतों से आगे चल रहा है। तो ये बड़ा उलटफेर जो है मतगणना में देखने को मिल रहा है। लगातार जो कमलनाथ के लिए जो साख का सवाल तो बनी हुई थी, तो अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। लगातार कई राज्यों के अब कई चरणों की जो काउंटिंग हो चुकी है वो भी पूरी हो चुकी है और अपडेट्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। बिहार के रुपौली से जेडीयू उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। रुपौली से आरजेडी की बीमा भारती पीछे चल रही है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ बिहार से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बिहार में इस वक्त की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के बीच जिस तरह से कड़ी टक्कर देखी गई थी उपचुनाव के दौरान, उम्मीदें भी खूब थी, और लेकिन बिहार के रुपौली से जेडीयू उम्मीदवार आगे, जिस तरह से आरजेडी के नेता तमाम जनसभाएं जब वो कर रहे थे तो तमाम तरह के बड़े बड़े दावे और जीत के दावे लगातार किए जा रहे थे तेजस्वी यादव की तरफ से। जी बिल्कुल, आप बात सही कही है। जिस तरह से रुझान आ रहा है, चौथा नंबर चौथे राउंड पूरा हो चुकी है, 5वें राउंड में के और 22,000 लगभग 22,000 वोट से वोट जो है कलाधर मंडल को मिला है जेडीयू उम्मीदवार। दूसरी सबसे मजे की बात है कि मैंने बार बार आपको बता रहा था, उस 2 दिन से लगातार मैं बता रहा हूं कि निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। ये सबसे बड़ी बात है। 17,449 वोट वो ला, यानी दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार चल रही है। ये अब समझने की बात बहुत है और नहीं भी है। सवाल ये है कि जिस तरह से पप्पू यादव सांसद ने जिस तरह से बीमा भारती को मदद करने किया, भरोसा दिया, वो अभी धरातल पर दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ी ये बात है। अब दूसरे पायदान पर निर्दलीय उम्मीदवार आ गए। शंकर सिंह बाहुबली हुआ है वहां का। मैंने फिर कहा, सुबह भी मैंने कहा था कि जिस दिन चुनाव हुआ था उस दिन जो उन्होंने पूरे जेडीयू और पुलिस पर आरोप लगाया था कि इन्होंने पार्टी से हटकर पुलिस और कार्यकर्ता ने बूथ लूटने का भी प्रयास किया, यहाँ तक कि वो उन्होंने धरना पर बैठ गए थे। इसके बाद निर्वाचन आयोग अधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी, ऑब्जर्वर सहित आए तो उनको समझा बुझाकर मामले को सॉर्ट आउट किया गया और वहां पर उस मतदान केंद्र पर कार्यरत पुलिसकर्मी को हटाया गया है। तो सीधी अब बात यहाँ से आ गई है कि अब 3 नंबर पर पायदान पर चली गई है। ये सबसे बड़ी बुरी खबर की बात है। जिस तरह से बढ़त बना रहे हैं जेडीयू का उम्मीदवार कलाधर मंडल, तो कहीं न कहीं ये दिख रहा है, डबल इंजन की सरकार तो दिख रही है। इसे साफ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि अब सेकेंड पोजीशन में बाहुबली आ गए तो शंकर सिंह। अब शंकर सिंह को तो मैंने बार बार कहा रहा था कि एक त्रिकोणात्मक संघर्ष है, स्ट्रगल है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से
वहाँ के संसद जो है, सांसद महोदय जिस तरह से कैंपेनिंग किया बीमा भारती के सपोर्ट में, वो अभी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सबसे बुरी बात है। और बीमा भारती 9,000 समथिंग से पीछे चल रही है और कलाधर मंडल लगभग 22,000 वोट उनको प्राप्त है। वहीं दूसरे पायदान पर बाहुबली शंकर सिंह को 17,249 मत पर आगे चल रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से राजद के लोग, राजद के मंत्री, राजद के तमाम अधिकारी से लेके नीचे ऊपर से लेके तमाम ग्राउंड फिगर तक सभी उन्होंने वहां उस चुनाव में मदद किया, बल्कि रात दिन कड़ी मेहनत की और जिताने का भी प्रयास किया, यानी प्रचार प्रसार में काफी सहयोग किया। तो वो अब धरातल पर दिख नहीं रही है। और जो समय अब चौथे और पांचवा राउंड पर चल रहा है, अब पांचवें राउंड में क्या परिस्थिति बनती है वो तो कुछ देर के बाद पता चलेगा। लेकिन बहरहाल जो स्थिति बनी हुई है, जेडीयू उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जेडीयू के ठीक है धर्मेंद्र, हमारे साथ बने रहिएगा। और अब इसी पर चमोली से भी हमारे सहयोगी नीरज कंडारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, अब देखिए जिस तरह से उत्तराखंड की अगर हम बात करें, जिन सीटों पर उपचुनाव को लेकर के काउंटिंग चल रही है, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? तमाम दावे भी किए जा रहे थे सत्ता दल की तरफ से, विपक्षी दल की तरफ से। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की मैं इस समय बात करूं तो छठे चरण का जो रुझान इस समय हमारे पास आया है, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बटोला 1,970 वोटों से यहाँ पे आगे चल रहे हैं। अभी 14 चरण का मतदान यहाँ पे होना है। ठीक है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि प्रत्याशियों के आगे होने का सिलसिला, राजनीति से भी अब तमाम तरह के बयानबाजी भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि जीत के तरह तरह के दावे भी हम लगातार देख रहे थे और अब बयानबाजी का भी सिलसिला तेज हो गया होगा। नीरज जी गुरमीत, देखिए बिल्कुल इससे पहले भी मैंने बताया था आपको, जिस तरह से बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में उत्तराखंड के सीएम यहाँ पे डटे हुए थे, कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे डटे हुए थे, तमाम जो संगठन है वहाँ यहाँ जुटे थे। और वहीं कांग्रेस की भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस के भी तमाम जो दिग्गज नेता थे वो यहाँ जमे हुए थे। लेकिन जिस तरह से जनता ने अपना रुख इस मतदान में दिया है, तो वो कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात को हो, तमाम भर्ती घोटाले, तमाम पेपर लीक मामले के जो मामले हैं, उनको देखते हुए जो जनता का इस बार रुझान आया है, जो छठे चरण का जो मतदान हुआ है, उसमें कांग्रेस को जो पलड़ा इस समय भारी दिखाई दे रहा है। कभी भी किसी भी वक्त स्थितियां बदल जाती हैं, पलड़ा कब किसका भारी हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। नीरज, आगे आने वाले जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया चल रही है स्टेप बाय वाइज, कुछ भी बदल सकता है क्या? कुछ स्थितियां अब और इसे आगे देखते हुए लग रही हैं? हालांकि आप जिक्र कर रहे हैं कि छठवें चरण का जो अभी तक नतीजा सामने आया, कांग्रेस आगे चल रही है। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए अभी 14 चरण का मतदान यहाँ पे होना है और छठवें चरण का जो रुझान आया है वो अभी हमारे सामने आया है। लेकिन जिस तरह से 14 चरण का मतदान चलना है, तो कभी भी कुछ भी संभावना यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि ये एक 3 ब्लॉकों को मिलाकर, चाहे जोशीमठ ब्लॉक की बात करें, दौसोली ब्लॉक की बात करें और पोखरी ब्लॉक की बात करें, तो 3 ब्लॉकों का ये मतगणना यहाँ पे हो रही है। तो आने जो 14 चरण का रुझान होगा, उसी के बाद तस्वीर साफ हो सकती है कि क्या जनता ने अपना रुख इस बार दिखाया है। ठीक है नीरज, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। बिहार से भी हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अब विधानसभा चुनाव भी बेहद करीब है और धर्मेंद्र, जिस तरह से विधानसभा चुनाव भी अब बेहद करीब है बिहार में, और जेडीयू ने साफ तौर पर ये स्थितियां साफ कर दिया है, बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि वो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और वहीं विपक्षी दलों की तरफ से भी हालांकि बहुत ज्यादा स्थितियां साफ नहीं हुई है कि क्या पूरा उनका गठबंधन मिलकर ये चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन जो उपचुनाव के जो नतीजे हैं काफी कुछ बयां करने वाले हैं बिहार की राजनीति को लेकर के। सही बात आपने कही। जिस तरह से और जेडीयू का उम्मीदवार आगे चल रहा है, अगर उनकी जीत हो जाती है तो यह चीज जो है आप वो विधानसभा चुनाव 25 में देखने को मिलेगा। चूंकि ये अपने सहयोगी दल बीजेपी पर भी प्रेशर बनाएंगे कि मैं उपचुनाव में भी इस कठिन परिस्थिति में जीत सकता हूं, तो ये स्वाभाविक जाहिर सी बात है कि अपने सहयोगी दल पर दबाव बनेगा। और दबाव बनेगा नहीं, बल्कि जो भी सीट मांग होगी उसमें दोनों की सहभागिता बराबर होगी। अब ये चुनाव, मैं आपको बात कह रहा हूँ इस बात को कि ये चुनाव पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिष्ठा की बनी हुई है। प्रतिष्ठा के साथ साथ इसमें विधानसभा से जुड़ा हुआ है ये उपचुनाव।
ये उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं है, ये विधानसभा का आगामी होने वाला 2025 का 25 का जो चुनाव होगा उस पर ये असर पड़ेगा। अगर जेडीयू का उम्मीदवार यहाँ से विजयी अगर हो जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में अपने सहयोगी दल जो भाजपा है उन पर निश्चित रूप से प्रेशर बनेगा, और प्रेशर ही नहीं बनेगा बल्कि दोनों एक नहीं कहते हैं कि आमने सामने बात करके बैठ करके बात होगी, ये सबसे बड़ी बात आ जाएगी। जी ठीक है धर्मेंद्र, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हमीरपुर से भी हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से हमीरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ से बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कभी भी कुछ भी बदल सकता है, पलड़ा कब किसका भारी हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस वक्त क्या कुछ स्थिति? कहना चाहता हूँ कि जब से मतगणना शुरू हुई है तो 4 राउंड तक कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो बढ़त बनाए हुए था। 5वें राउंड में जैसे ही भाजपा को 67 वोटों की बढ़त मिली और उसके बाद उनकी जो बढ़त है और निरंतर 7वें राउंड तक जारी है, जिससे उनकी बढ़त है 1545 वोट की भाजपा ने बढ़त बना रखी है। आगे यहाँ की जनता ने किस आधार पर इस बार वोट दिया? क्योंकि जब हमने देखा था, जब यहाँ पर जब चुनाव हुए थे हिमाचल में, तो बड़ी जीत कांग्रेस ने यहाँ पर दर्ज कराई थी और इस बार बीजेपी इस सीट से आगे चल रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भाजपा जी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो पहले निर्दलीय उम्मीदवार हुआ करता था। उसके बाद उन्हें त्याग पत्र देने के बावजूद ये भाजपा में सम्मिलित हुए थे। उसके बाद ये जो भाजपा का जो प्रत्याशी आशीष शर्मा है वो समाज सेवी के नाम पे भी प्रमुखता के साथ ही जाना जाता था। ठीक है सुरेंद्र, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। नीरज, आपका रुख करूंगी, और नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार चमोली से बने हुए हैं। नीरज, चमोली की अगर हम उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो बीजेपी शासित राज्य है, और लेकिन जिस तरह से तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं आने वाले, क्योंकि सरकार के बड़े दावे रहते हैं और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, युवा नेतृत्व है उनका, और लगातार जब हम लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे तो उत्तराखंड में पहले ही चरण में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और उसके बाद लगातार दूसरे राज्यों में स्टार कैंपेनर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार के उपचुनाव की जो काउंटिंग की तस्वीरें हैं उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जनता की नाराजगी भी बीजेपी से कहीं ना कहीं है। अगर मैं मंगलौर की भी बात करूं तो मंगलौर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो अभी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो बढ़त बनाए हुए हैं। आपने जो बात की भाजपा की, अगर एक बार पुनः पिछले आंकड़ों की यहाँ पे बात करो तो जो राज्य गठन के बाद जब 2002 में यहाँ पे पहला विधानसभा चुनाव हुआ था तो यहाँ से भाजपा के महेंद्र भट्ट यहाँ पे विजयी हुए थे। 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी यहाँ से विजयी हुए थे और 2012 में जब कांग्रेस पे वो जीते थे और फिर 2017 में भाजपा से महेंद्र भट्ट यहाँ पे जीते थे और 2022 में जो राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से जीते हैं, लेकिन उन्होंने लोकसभा के टाइम पे भाजपा को यहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद उपचुनाव की बड़ी संभावना यहाँ पे हुई है, उपचुनाव यहाँ पे हुआ है, जिसको लेकर जो आम जनता है, जनता में एक आक्रोश से यहाँ पर देखा गया कि क्योंकि एक चुने हुए विधायक ने विधायक की छोड़ के एक बार फिर से जनता को उपचुनाव के लिए यहाँ पे धकेला है, तो कहीं न कहीं जो यहाँ के जो मतदाता है उनमें एक आक्रोश था, जिसका परिणाम आज ये देखने को मिला। वहीं अगर भाजपा सरकार की बात करें तो भाजपा सरकार ने तमाम दावे उत्तराखंड में किए हैं। चाहे चमोली की ही बात करूं, मैं चमोली में बड़े दावे यहाँ पे किए हैं। इससे पहले हमने अक्टूबर में एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी। और ठीक है, हमारे साथ नीरज लगातार बने रहिएगा। हमारे साथ अब टीएमसी के प्रवक्ता फरीद खान भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। फरीद, और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव की मतगणना चल रही है, टीएमसी आगे है। पिछली बार जब यही सीटें हैं जिनमें 3 सीटों पर बीजेपी आगे थी। इस बार के कौन से अहम मुद्दे थे जब आप लोग इन सभी सीटों पर अब कब्जा पाने की पूरी जो कवायद है, जो पूरी कोशिशें है, वो भी साफ करते हुए नजर आए, और जो रुख है जनता का वो भी कहीं ना कहीं अब शुरुआती रुझानों में साफ देखा जा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा आपको और आपके तमाम दर्शकों को, और बंगाल की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बार फिर हमारी नेत्री ममता बनर्जी पर अपना पूर्ण विश्वास दिखाया है और ये 4 सीटें हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। रानाघाट, रायगंज और मानिकतला में तो हमारे बहुत पुराने सीएम नेता साधन पांडे जी थे जो एक्सपायर कर गए थे, तो उनके मृत्यु के बाद ये इलेक्शन हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि रायगंज सीट हमने हमारी सरकार आने से के बाद पहली बार जीती है। इसमें हमेशा दूसरी पार्टियों को कब्जा रहा था। और जो बागदा है ये मथुआ समुदाय की सीट मानी जाती है, तो मथुआ समुदाय को जिस तरह से इन्होंने धोखा देने का काम किया है एनआरसी और सीएए के नाम पर, नागरिकता देने के नाम पर, तो उन लोगों को भी अब इस चीज का एहसास हो गया है कि ये लोग हमारे साथ भाजपा वाले हमेशा से करते चले आ रहे हैं और शायद इसी का परिणाम है कि वो लोग भी अब जाग चुके हैं।
और बंगाल में सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी जिस तरह से लोगों को विश्वास में लेकर काम करना चाहती हैं, काम कर रही हैं, उन्होंने अपना काम करके दिखाया है। वो पुरानी बातों को भुलाकर नई चीजों को आगे लेकर दूरदर्शिता से काम करती हैं। इसीलिए ममता बनर्जी के साथ बंगाल की जनता पूर्ण रूप से उनके साथ है। ठीक है फरीद जी, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। नीरज, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और सुरेंद्र, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।